ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था क्या, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने शुरू में आपको टॉपिक पढ़ाया था क्या, ग्रोथ के बारे में। फिर ग्रोथ को मेजर कैसे किया जाता है, उसके क्या पैरामीटर होते हैं, है ना, पैरामीटर फॉर ग्रोथ मेजरमेंट, है ना। उसमें हेडिंग लिख लेना पैरामीटर, शायद मैंने ग्रोथ मेजरमेंट लिखा था ना, तो उसमें पूरा लिखना पैरामीटर ऑफ ग्रोथ मेजरमेंट। और उसमें फिर हमने पढ़ा था क्या कि आप ग्रोथ को हाइट से, मतलब हाइट मतलब लेंथ हो गई, हाइट हो गई, या फिर वेट हो गया। अच्छा, भार जो होता है वो दो तरीके होता है, एक होता है ड्राई वेट और एक फ्रेश वेट होता है। तो ज़्यादा रिलायबल कौन सा होता है, ठीक है। और उसके अलावा वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में। तो उसमें हमने डिवीजन, इलॉन्गेशन एंड मैच्योरेशन हमने पढ़ा था, राइट। एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, है ग्रोथ रेट के बारे में। एंड ग्रोथ रेट में हमने पढ़ा था एक तो अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ, है ना, या लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसमें फॉर्मूला याद रखना हमने क्या बोला था वहाँ पे, LP = L0 + RT। तो ये तो फॉर्मूला हो जाएगा किसका, अर्थमेटिक ग्रोथ का। एंड दूसरा कौन सा था, WT = W0 ERT, है ना, लॉ की पावर, सॉरी E की पावर RT। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इस केस में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बन रहा था, स्ट्रेट लाइन बन रहा था। यहाँ पे ग्राफ कैसा बन रहा था, अच्छा सिग्मॉइड फेज में ये तो आप लोग जानते हो ना कि लैग फेज होता है, लॉग फेज होता है और स्टेशनरी फेज होता है। अच्छा मुझे बताइए, जैसे फ्रूट है ना, फ्रूट का जब भार बढ़ता है तो फ्रूट आपने देखा होगा कैसे बढ़ता है, तो इस तरह से लॉग के फेज में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है ना। पहले लैग फेज आएगा, फिर उसके बाद में लॉग फेज आएगा और उसके बाद में स्टेशनरी फेज होता है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि पपाया हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये अपना मतलब साइज जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक क्यों नहीं बढ़ा पाते, इनमें यहाँ पे स्टेशनरी फेज क्यों आ जाता है। वेरी नाइस। ऐसा हमने पॉपुलेशन वाले में भी पढ़ा था, स्टेशनरी फेज क्यों आता है, बिकॉज रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, लिमिटिंग हो जाते हैं। यस, तो वहाँ पे लिख लेना कि यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटिंग हो जाने की वजह से ग्राफ जो है वो कैसा होगा, स्टेशनरी हो जाएगा। मतलब अब देखो, एक प्लांट के ऊपर कोई एक फ्रूट तो है नहीं, एक प्लांट के ऊपर हो सकता है कि बहुत सारी हज़ारों की संख्या में, या मतलब 400-500 मान लो फ्रूट लगे हुए, उन प्लांट को सभी को फ्रूट्स को क्या करना है, सप्लाई करना है, मिनरल्स, न्यूट्रेंट एंड फूड को सप्लाई करना होता है। तो सबको एक लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड सिंस यहाँ पे न्यूट्रेंट्स का जो मोबिलाइजेशन होता है या फिर सप्लाई जो है वो लिमिटिंग होती है, दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा ग्राफ अचीव हो जाएगा, स्टेशनरी ग्राफ, कोई परेशानी, ठीक है। अच्छा, मैं एक आपसे क्वेश्चन मैंने दिया था कि लीफ ए और लीफ बी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, है ना। तो उसमें हमने रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ के बारे में बात किया था। अच्छा, वही सेम चीज़ आप लोग यहाँ पे अर्थमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए सॉल्व कीजिए। तो आपने अर्थमेटिक ग्रोथ पढ़ा है और दूसरा जियोमेट्रिक ग्रोथ पढ़ा है ना। तो अर्थमेटिक ग्रोथ के लिए आप यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ फाइंड आउट करो। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ, यहाँ पे भी एब्सोल्यूट ग्रोथ, यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ और यहाँ पे भी रिलेटिव ग्रोथ, ज़रा फाइंड आउट करके बताएं कि कौन यहाँ पे इंक्रीज होगा, कौन डिक्रीज होगा। कोई बात नहीं, इधर देखो, आपने देखा था कि अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर लीफ यहाँ पे सेल्स की संख्या 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से कितना हो रहा था, 5 हो रहा था। तो यहाँ पे इंक्रीज कितने का हो रहा है, हमेशा इंक्रीज कितने का हो रहा है, हमेशा इंक्रीज कितने का हो रहा है, ओनली 1 का हो रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट जो ग्रोथ है वो क्या रहेगी, हर बार कांस्टेंट रहेगी या फिर सेम रहेगी, हर बार एब्सोल्यूट ग्रोथ यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या फिर सेम रहेगा। बट आपने जियोमेट्रिक या लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या पढ़ा था, लॉजिस्टिक ग्रोथ में नहीं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में आपने पढ़ा था कि सेल 1 से कितनी हो जाएगी, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब हर बार क्या हो रहा है, ये सेल्स की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रहेगा या फिर हर बार एक ही रहेगा, सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब रिलेटिव ग्रोथ का कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, रिलेटिव ग्रोथ जैसे मैं इस जगह पे कैलकुलेट कर रही हूँ, है ना। तो पहले मुझे बताओ कि सेल्स की संख्या कितनी थी, पहले सेल्स की संख्या कितनी थी, 2, अब कितनी हो गई,
और यहाँ पे अनेक, तो कितना आया? अच्छा, फिर उसके बाद में देखो सेल्स की संख्या मान लो 8 हो गई, 4, वापस देखो 1 आया, 16 माइनस 8 डिवाइड बाई 8। ये मैं क्या कर रही हूँ कि पहले सेल्स की संख्या कितनी थी? 2 थी, और फिर 2 में इंक्रीज कितने का हुआ? 4 का, है ना। मतलब देखो दो, हाँ 2 से कितना बनी? 4 सेल बन गई ना, तो इंक्रीज कितने का हुआ? 2 का हुआ ना। इंक्रीज कितने का हुआ? 2 का हुआ, तो 2 डिवाइड बाई इनिशियल कितना है? 2, तो डिवाइड बाई 2 कर दो इसमें, है ना। कोई बात नहीं आया समझ में। मान लो पहले की सेल्स की संख्या जो है वो 4 थी, ठीक है, 4 से वो डबल होकर कितनी हो गई? 8 हो गई, तो इंक्रीज कितने का हुआ? 4 का। पर शुरू में सेल्स की संख्या कितनी थी? समझा रही बात है? यहाँ देखो, पहले मान लो सेल्स की संख्या कितनी थी? 8 थी, 8 से वो डबल होकर कितनी हो गई? 16 हो गई। तो पहले कितनी थी? 8, मतलब इंक्रीज कितने का हुआ? 8 का इंक्रीज, और शुरू में कितना था? तो आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे जियोमेट्रिक ग्रोथ के अंदर रिलेटिव जो ग्रोथ है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये हमेशा कांस्टेंट या फिर क्या बना रहेगा? सेम बना रहेगा। यहाँ पे देखो सेल्स की संख्या 2 - 1/1, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कर दो 3 - 2/2, या फिर कर दो 4 - 3/3, या फिर कर दो 5 - 4 डिवाइड बाई 4, फिर कर दो आप 6 - 5 डिवाइड बाई 5, फिर 7 - 6 बाई 6। क्या समझ आ रहा है कि पहले सेल्स की संख्या कितनी थी? 3, अब कितनी हो गई? 4, तो इंक्रीज कितने का हुआ? 1 का। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये तो आंसर हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। अच्छा, पहले सेल्स की संख्या कितनी थी? 4, अब कितनी हो गई? 5, इंक्रीज कितने का हुआ? तो ये कितना हो गया? 1/4 हो गया। अच्छा, पहले सेल्स की संख्या कितनी थी? 5, अब इंक्रीज होकर कितना हुआ? 6 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/6। तो हर बार क्या हो रहा है यहाँ पे? 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, इस तरह से चलता जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। हम लोग अर्थमेटिक ग्रोथ और यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ में जब हम पढ़ते हैं कि रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ में क्या डिफरेंस होगा, क्लियर हो गया। अच्छा, ग्रोथ को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नहीं, इधर देखिए, उसको बोलते हैं ऑक्सीनोमीटर। एंड ऑक्सीनोमीटर जो है स्पेशली जो है यहाँ पे हाइट या फिर आप बोल सकते हो कि लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो ये पॉइंट वहाँ पे ऐड कर लेना कि यहाँ पे जहाँ आपने लिखा ना ग्रोथ पैरामीटर के बारे में, है ना, तो वहीं पे ऐड कर लेना कि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एक यूज़ किया जाता है जो हाइट को या फिर लेंथ को मेजर करता है, उसको हम इंस्ट्रूमेंट को बोलते क्या है? ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है पर याद करना है। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं? अच्छा, फिर आज हमें जो क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है। कहाँ से? डेवलपमेंट से। और मैं जाते जाते लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन भी देके गई थी, याद है? डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या फ़र्क होता है? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? डेवलपमेंट में और ग्रोथ में क्या फ़र्क है? डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट है कि ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है? अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप सीड को जर्मिनेट करते हो, फिर सीड का जर्मिनेशन हो जाता है, प्रीमोल रेडिकल बनेंगे, स्टेम रूट बन जाएगी, पूरा नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। और पूरा प्लांट नया डेवलप हो जाने के बाद कभी न कभी तो उसका बुढ़ापा आएगा, और प्लांट के अंदर एजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सेनेसेंस बोलते हैं। और एजिंग का अल्टीमेटली लीड टू डेथ। बस इन सारे इवेंट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। सीड जर्मिनेशन से लेकर प्लांट के अंदर टिल डेथ तक जितने भी इवेंट होते हैं उन सबको मिला के एक साथ हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। तो ग्रोथ हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट का एक पार्ट है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? डेवलपमेंट। तो ऑल इवेंट्स फ्रॉम
seed germination to till death of प्लांट। अब इस इवेंट में क्या क्या हो सकता है? तो प्लांट के अंदर पहले सबसे पहले क्या होगा? सीड का जर्मिनेशन होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा। उसके बाद प्लांट जुवेनाइल फेज में आएगा, उसके बाद प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा, एंड उसके बाद सेनेसेंस के फेज में आएगा, एंड सेनेसेंस के बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगी इसकी? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे इवेंट्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। इतना समझ आ गया? अच्छा, डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन के बारे में, है ना। तो जब डेवलपमेंट होता है तो होगा क्या? जैसे मान लो कि आपके पास ये सेल है ना, और सेल भी कौन सी है? मेरिस्टेमेटिक सेल है। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टी, अच्छा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेगी, डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे सेल का इलोंगेशन होगा, ये सेल इलोंगेट हो जाती है। एंड इलोंगेट होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो सेल है वो मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर सेल। एंड फिर मैच्योर सेल का कभी ना कभी तो क्या होगा, यहाँ पे शुरू होगा सेनेसेंस। आप सेनेसेंस बोल दो या फिर एजिंग बोल दो, एक ही बात है। और फिर सेनेसेंस का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? ये हो जाती है क्या? डेथ। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे हुआ क्या फिलहाल? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में यहाँ पे क्या हुआ? पहली बार डिवीजन हुआ, एंड क्या हुआ है? सेल का ग्रोथ हुआ है। तो डिवीजन एंड ग्रोथ के बाद सेल इलोंगेट हुई, इलोंगेट होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है डिफरेंशिएशन, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन के बाद सेल क्या बन गया? मैच्योर बन गया। एंड मैच्योर के बाद हम बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हो रहा है यहाँ पे एजिंग, एंड एजिंग के बाद क्या हो गया? सेनेसेंस आ गया, और फिर उसके बाद क्या हो गया? इसमें डेथ हो गया, है ना। अच्छा, अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि आपने जाइलम कभी पढ़ा है? फ्लोएम के बारे में? हाँ, अच्छा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम पढ़ा है आपने? है, ठीक है। तो अब जैसे मैच्योरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मैच्योरेशन का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जाइलम के बारे में। एंड जाइलम के अंदर ट्रैकेट्स के बारे में हम लिखते हैं, ट्रैकेट्स के बारे में। क्या ऐसा कभी प्लांट के अंदर पॉसिबल है कि किसी सेल को मारा जा रहा है, यस, उसका मर्डर किया जा रहा है, और उसको बोला जा रहा है कि तुम्हारा डिफरेंशिएशन, तुम मैच्योर हो रही हो? सही बात है, बचपन में भी हमें चप्पल पड़ते थे सर पे, तो मार पड़ने के बाद ही हमारा क्या होता है? मैच्योरेशन होता है कि नहीं होता है? हमारा डिफरेंशिएशन तभी होता है। तो यहाँ पे भी प्लांट के अंदर बेसिकली जो जाइलम होती है, जाइलम की सेल्स कैसी होती है? डेड होती है, लिविंग होती है? डेड सेल्स होती है। तो यानी हम लोग बोलेंगे कि जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं, या स्क्लेन कैमेटस फाइबर अगर आपने सुना होगा, तो उसमें मैच्योरेशन के दौरान उनको मार दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। और मर्डर करने का मतलब ही क्या हुआ उनका? है कि वो मैच्योरेशन हुआ। समझ आए बात? अच्छा, और जाइलम के अंदर अगर आपने देखा होगा तो सेल इस दौरान क्या हो जाती है? मर जाती है, सेल मर गई, है ना। अच्छा, और उसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि इसकी सेल वॉल जो है वो कैसी होती है? लिग्निफाइड हो जाती है। कैसी हो जाती है? लिग्निफाइड सेल वॉल आपने कभी सुना होगा कि उसकी सेल वॉल के अंदर खूब भर भर के जो है लिग्निन का डिपोजिशन कर दिया जाता है? अच्छा, अब आपको क्या लगता होगा कि जाइलम की जो दीवारें होती है वो लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से रिजिड होगी कि क्या होती है? तो शायद आपने सुना होगा दांत और जीभ के बारे में। जीवन में जीभ कभी दूसरी बार टूट के दूसरी बार नहीं आती, पर दांत टूट के दूसरी बार आते हैं, है ना। जो अकड़ के रहेगा वो टूटेगा। एंड जीभ फ्लेक्सिबल होती है, एडजस्टेबल होती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही जाइलम जो है वो अगर रिजिड होंगे तो बेटा टूट जाएंगे। कॉमन सेंस यूज़ करो। देखो, प्लांट कितना बड़ा होता है? हो सकता है कि उसकी हाइट 10-15 फीट तक भी चली जाती है, 20 फीट 30 फीट तक हाइट चली जाती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि इतना बड़ा जो जाइलम का मतलब क्या हुआ? एक पाइपलाइन, है ना। उस पाइपलाइन के अंदर भरा हुआ क्या है? पानी। अब जैसे मान लो कि 15 स्टोरी की एक बिल्डिंग है और उसके अंदर एक पाइप, पानी का पाइप है, तो आपको नहीं लगता है कि जो पाइप जो है, पाइप का पार्ट जो सबसे नीचे की तरफ होगा,
उसके ऊपर पूरी पानी के वाटर कॉलम का प्रेशर लगेगा। जो जाइलम बेटा सबसे नीचे की तरफ है, तो उसके ऊपर तो पूरी की पूरी वाटर कॉलम का प्रेशर नहीं डेवलप होगा। एंड जब प्रेशर डेवलप होगा और अगर उसकी दीवारें रिजिड हुई, टूट सकती है, उसको फ्लैक्सिबल होना चाहिए। हाँ, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार पढ़ा था एनसीईआरटी, तो इसमें लिखा हुआ था कि इसमें जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, लिग्नो सेल्यूलोजिक सेल वॉल। कॉमन सेंस की बात है कि इसमें सेल्यूलोज तो होगा ही होगा। क्या होगा? हाँ, तो पर नाम क्या लिखा है इन्होंने, लिग्नो सेल्यूलोजिक। लिग्नो सेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज से लिग्निन का कंटेंट ज़्यादा है, तो इसलिए लिग्निन पहले लिखा हुआ है ना। तो लिग्नो सेल्यूलोजिक सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। एंड इसकी वजह से ध्यान रखना कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक भी होगी एंड प्लस हम बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग भी होगी, क्योंकि उसको पूरी की पूरी वाटर कॉलम को होल्ड करना है कि नहीं करना है ना। तो ये हमने एक डिफरेंशिएशन या मैचुरेशन का एग्जाम्पल देख लिया, कोई परेशानी इसमें नहीं। अच्छा, बट प्लांट के अंदर एक बाईपास होता है, एक ऐसा बाईपास जो एनिमल के अंदर होता ही नहीं है। वो बाईपास है क्या? आप लोगों ने बायोटेक पढ़ा है क्लास 12th में या 10th में सुना होगा। उसमें आपने कभी प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में सुना होगा, है ना। लेबोरेटरी के अंदर हम प्लांट को टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। अच्छा, नहीं सुना है। आप लोगों ने ब्रायोफिल्म सुना होगा, उसमें लीफ के अंदर आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा होगा। गुलाब की डाली तो सबने आपने सॉइल में लगा के ट्राई किया होगा नया प्लांट लगाने का। तुम्हारा हाथ काट के अगर सॉइल में लगाया जाए तो क्या तुम नई पैदा हो सकती हो? हैं? तुम्हारा नया छोटा स्वरूप पैदा हो सकता है क्या? नहीं ना। पर गुलाब की डाली को काटो और उसको लगाओ तो आराम से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। क्यों? ऐसे प्लांट के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो ताकत एनिमल के पास नहीं है? और उस ताकत को हम बोलते हैं पोटेंसी। क्या बोलते हैं? हाँ, तो आपने शायद कभी टोटल पोटेंसी, टोटीपोटेंसी या प्लूरोपोटेंसी या फिर शायद आपने मल्टीपोटेंसी सुना होगा। तो एग्जैक्टली ह्यूमन के अंदर यही प्रॉब्लम होता है कि ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होता है, जब वो कहाँ पे होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आता है और उसमें इनर सेल मास आपने शायद सुना होगा। हाँ, तो वहाँ पे जो सेल्स होती है वो सारी टोटीपोटेंट होती है, पर जैसे जैसे गैस्ट्रोलेशन होगा तो उसके बाद में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बन जाता है। एंड आप जानते हो कि एक्टोडर्म से फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गन ही बनते हैं। तो मतलब वो क्या रहा है कि पहले जो सेल्स थी वो टोटीपोटेंट थी, बाद में वो प्लूरोपोटेंट हो गई, और प्लूरोपोटेंट के बाद वो क्या हो गई, मोनोपोटेंट हो गई। अब जैसे आपकी स्किन की सेल डिवाइड करेगी तो सिर्फ स्किन की सेल ही बनाएगी, लीवर की सेल डिवाइड करके सिर्फ लीवर की सेल बनाएगा, वो कुछ और सेल नहीं बना सकता है ना। तो अब आप हमारी बॉडी के अंदर क्या मिलेगा आपको, मोनोपोटेंसी मिलेगी। हाँ, शायद कुछ जगह पे हमें मल्टीपोटेंसी शायद देखने को मिल सकती है, जैसे एग्जांपल रेड बोन मेरो में, जहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती है। यस, तो जो स्टेम सेल्स आप बोलते हो ना, हाँ, तो वो ध्यान रखना टोटीपोटेंट नहीं है, वो कैसी है, मल्टीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बना सकती है। तो ह्यूमन के इवोल्यूशन, ह्यूमन के एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पहले टोटीपोटेंसी होती है, बाद में प्लूरोपोटेंसी आती है, और प्लूरोपोटेंसी के बाद में मल्टीपोटेंसी, और मल्टीपोटेंसी स्टेम सेल्स के अलावा बाकी जो सेल्स है वो सारी मोनोपोटेंसी में कन्वर्ट हो गई। बट प्लांट के पास एक ज़बरदस्त यूनिक प्रॉपर्टी होती है, क्या, कि सेल्स परमानेंट हो जाती है, मेच्योर हो गई। सेल्स कैसी हो गई, मेच्योर हो गई। फॉर एग्जाम्पल पेरेन्काइमा सेल्स है, एंड पेरेन्काइमा सेल्स में अब वापस से क्या हो सकता है, डी डिफरेंशिएशन हो सकता है। अगर मान लीजिए कि सेल मेच्योर आपको दिखाई दे रही है, तो इस मेच्योर सेल का वापस क्या होगा, एक बाईपास बनेगा यहाँ से, और इस बाईपास को हम लोग क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। और इसके डी डिफरेंशिएशन की वजह से ये वापस क्या बन गया है, तो ये वापस मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। एंड मेरिस्टेमेटिक होने के बाद ये वापस क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एंड सेल का एलोंगेशन होगा, एंड देन फिर उसके बाद में वापस एक मेच्योर सेल बन जाएगी, मेच्योर सेल या फिर परमानेंट सेल बन जाएगी। और इसी परमानेंट सेल्स में वापस क्या शुरू हो जाएगा, सेनेसेंस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा, सेनेसेंस। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो गया, खत्म हो गया, तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ये तो वो वाली बात हो गई ना, कि जैसे मान लो कि आपका नीट एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस भी पूरा हो गया, मतलब आप डिफरेंशिएट हो चुके हो पूरे ना, डॉक्टर बन चुके हो। बट अचानक से फिर आपको हवा लग गई यूपीएससी की, हैं, तो आपने क्या किया, फिर उसकी प्रिपरेशन जो है
MBBS तो डॉक्टरी तो आपने छोड़ दी, प्रैक्टिस आपने सब छोड़ दिया और सारा ज़ीरो हो गया। अब आप वापस क्या हो चुके हो, डे डिफरेंशिएट हो चुके हो। एंड डे डिफरेंशिएट होने के बाद में वापस अब आपने क्या किया, UPSC की प्रिपरेशन शुरू की, है ना। मतलब आपका क्या चल रहा है, अब री डिफरेंशिएशन शुरू हो गया है अब आपका, है ना। और मान लो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप IAS ऑफिसर बन जाते हो, IPS बन जाते हो, तो उसके बाद क्या हो गया आपका, वापस से क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन। क्योंकि डिफरेंशिएशन दोबारा हुआ है, तो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा क्या, री डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा क्या, री डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये डी डिफरेंशिएशन और ये री डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, प्लांट के अंदर। और इसी वजह से आप ब्रायोफिल्म की जो एक लीफ है, लीफ में जो सेल्स होती है वो मैच्योर होती है सारी, है ना, परमानेंट सेल्स होती है। पर जैसे ही वो सॉइल के ऊपर गिरेगी तो वापस वहाँ पे क्या हो सकता है, उसका डी डिफरेंशिएशन हो सकता है। और उसके डी डिफरेंशिएशन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स डेवलप होगी जो डिवाइड करेगी, डिवाइड करके वापस एक पूरा नया प्लांट बना देगा। प्लांट बनाने का मतलब उसमें से कुछ सेल्स वापस डिफरेंशिएट होके, री डिफरेंशिएट होके कुछ स्टेम बनाएगा, कुछ रूट बनाएगा, कुछ नई लीफ बनाएगा, है ना। तो वो क्या हो गया, है ना, वापस री डिफरेंशिएशन हो गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि प्लांट के अंदर डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन की वजह से हमें पढ़ना पड़ता है क्या, प्लांट टिश्यू कल्चर, और आपको पढ़ना पड़ता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ना पड़ता है। अगर ये नहीं होता तो कितना बढ़िया होता, 2 टॉपिक गायब हो जाते हमारे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी गायब हो जाता और दूसरा प्लांट टिश्यू कल्चर भी गायब हो जाता। नहीं बेटा, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा बेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। शुगर केन का प्रोडक्शन हो गया, बनाना हो गया, है ना, ग्रेप्स हो गए, इनका प्रोडक्शन ही किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मतलब ये डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन ध्यान रखना कि ये सिर्फ चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी, प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी। अच्छा, अब इस मेरिस्टेम में और इस मेरिस्टेम में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये वाला मेरिस्टेम प्लांट के बिल्कुल शुरुआत से प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मतलब बिल्कुल पहले से, शुरू से, है ना। और ये जो सेल बनी है उसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी मैच्योर सेल। पर वापस से डी डिफरेंशिएशन से अगर कोई बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये प्लांट के लेटर स्टेज में जाके डेवलप होता है ना। फॉर एग्जांपल कैम्बियम भी होती है ना। अब कैम्बियम के टाइप में आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगी, है ना। चलो, तो इसमें इसको बोला जाएगा क्या, प्राइमरी मेरिस्टेम, इसको बोला जाएगा प्राइमरी मैच्योर सेल, बट इसको बोला जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो मैच्योरेशन से जो सेल बनेगी उसको बोला जाएगा सेकेंडरी मैच्योर सेल बोला जाएगा। कोई परेशानी। एंड सेकेंडरी मैच्योर सेल के एग्जांपल जानते हो कोई आप, इसके कोई एग्जांपल, सेकेंडरी ग्रोथ आपके सिलेबस से हट गया है, नहीं तो अदरवाइज हम पढ़ते हैं वहाँ पे। सेकेंडरी जाइलम नाम से पता चल रहा है, सेकेंडरी फ्लोयम, या फिर इसके अलावा आप लोग कॉर्क सेल्स के बारे में बात करते हो, है ना। तो ये सारी सेल्स कैसे बनती है, सेल्स के री डिफरेंशिएशन से बनती है। कोई परेशानी, है ना। अच्छा, जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ये क्या होता है, प्लास्टिसिटी। और ध्यान रखना इस चैप्टर का वेरी 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 खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीट एग्जाम में 90% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, प्लास्टिसिटी। पहले मैं पढ़ा देती हूँ, फिर मुझे बताना कि आपने क्या समझा प्लास्टिसिटी से, है ना। एक प्लास्टिसिटी के 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल आता है रेननकुलस, रेननकुलस, या जिसको हम लोग और बोलते हैं बटरकप, या फिर इसको हम लोग और बोलते हैं एम्फीबियन प्लांट। एम्फीबियन क्यों, क्योंकि ये प्लांट आपको आधा पानी के अंदर और आधा पानी से बाहर मिलेगा। लाइक ऐसे, ये जैसे मान लो ये वाटर हो गया एंड ये मान लो यहाँ पे एयर हो गई, और इसमें जब प्लांट ग्रो करेगा तो वो ऐसे ग्रो करेगा। ये जैसे प्लांट का स्टेम हो गया, स्टेम के बाद ये वाली इसमें रूट हो गई।
अब आपने कभी लीफ को नोटिस किया है? लीफ को कभी नोटिस किया है आपने? अच्छा, पानी के एक बहता हुआ पानी है, उसके अंदर जो प्लांट होती है उनकी लीफ को नोटिस किया है? तो वो लीफ आपको हमेशा कटी पटी टूटी फूटी दिखाई देती है, वो कभी भी आपको इंटैक्ट नहीं मिलेगी। और सही बात भी है, क्योंकि अगर मान लो कि लीफ अगर इंटैक्ट हो गई है, जैसे अरबी के पत्ते होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लीफ हो गई, तो प्रॉब्लम क्या होगा? पानी तो बह रहा है ना, तो स्टेगनेंट वाटर नहीं है, बहता हुआ पानी है, रिवर है, तो उसके ऊपर लीफ के ऊपर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, एंड प्रेशर लगने की वजह से जो प्लांट है वो बह सकता है। तो वाटर के फ्लो को मिनिमाइज करने के लिए, प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए, वहाँ पे जो लीफ होती है वो कैसी होती है? इस तरह से कटी फटी होती है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि पानी जो है इसके बीच में से निकल जाएगा इस तरह से, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि जहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, तो उस तरह की हैबिटेट में अगर कोई प्लांट ग्रो करता है तो उसकी जो लीफ होती है वो हमेशा डाइसेक्टेड मिलेगी, आपको कटी फटी मिलेगी। कैसे? ऐसे। ये आपको इस तरह से मिलेगी, डाइसेक्टेड लीव्स। पर अब मैं बोलूँ कि अगर लीफ जो है वो कहाँ पे? लीफ अगर हवा में है, तो हवा में तो उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वहाँ पे जो लीफ है वो आपको क्या मिलेगी? एक कंप्लीट इंटैक्ट लीफ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंटैक्ट लीफ। तो आपने क्या नोटिस किया? जैसे धनिया नहीं होता है वैसी लीफ है ना। तो एक ही प्लांट है कि दो अलग प्लांट है? और क्योंकि ये प्लांट आधा हवा में और आधा पानी में, दैट्स वाई क्या बोलते हैं इसको? एम्फीबियन प्लांट। ठीक है। अब आपने क्या नोटिस किया? प्लांट बना क्या रहा है? लीफ क्या बना रहा है? हवा में लीफ ऐसी बना रहा है, पानी में लीफ ऐसी बना रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। कोई बात नहीं, तो क्या मैं इसको एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी बोल सकती हूँ? क्या बोल सकते हैं इसको? यस, दिस इज एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। दूसरा एक और होता है यहाँ पे, फेजेस ऑफ लाइफ, या जिसको आप और उम्र बोल सकते हो, है ना। एज के बेसिस पे भी आपको प्लास्टिसिटी मिलेगी। जैसे आपने कभी हरा धनिया देखा है? तो हरा धनिया अगर आपने बिल्कुल छोटा सा लेके आए होंगे अगर, तो ऐसा होता है। फिर जब धनिया के पत्ते कभी कभी यूं यूं बड़े बड़े भी होते हैं, ऐसे भी आपको दिखाई देते, बड़े बड़े पत्ते। ये वाले बड़े छोटे से प्यारे से डेलिकेट से दिखाई देते हैं, है ना। पर मैंने क्या बोला? ये धनिया आपको कब मिलेगा? जुवेनाइल, जब वो प्लांट छोटा था, ठीक है। और ये जब प्लांट खुद बड़ा हो गया तब ये लीफ ऐसी बना रहा है। तो छोटा प्लांट छोटी लीफ बना रहा है और बड़ा प्लांट बड़ी लीफ बना रहा है लीफ। पर अलग अलग उम्र में वो अलग अलग तरह की लीफ बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना। तो इसको बोलते हैं उम्र के बेसिस पे, ये उम्र की प्लास्टिसिटी होता है ना। और ऐसा एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना, CLC, कोरिएंडर, धनिया तो आपने देखा ही होगा, कॉटन एंड लार्कस्पर। ठीक है, ये तीन नाम याद रखना। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लास्टिसिटी पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या पढ़ाया? दिस इज एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, और ये हमने पढ़ी थी फेजेस ऑफ लाइफ के बेसिस पे प्लास्टिसिटी। तो अब बताओ फाइनली आपको क्या समझ आया प्लास्टिसिटी से? अच्छा, क्या मैं ये एग्जाम्पल को हेटेरोफिली बोल सकती हूँ? इन दोनों को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेटेरोफिली। हेटेरो मीन्स क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे हमने हेटेरोफिली के एग्जाम्पल देखा है। और हेटेरोफिली भी किसके बेसिस पे? या तो एनवायरनमेंट के बेसिस पे हेटेरोफिली, या फिर एज के बेसिस पे हेटेरोफिली देखी हमने, है ना। तो हेटेरोफिली एक एग्जाम्पल हो जाएगा प्लास्टिसिटी का। तो मतलब ये हुआ कि बनानी है लीफ, अगर एनवायरनमेंट अलग अलग होगा या उम्र अगर अलग अलग होगी
तो उसके बेसिस पे प्लांट अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है, अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है। देखो बनाने तो लीफ है, फाइनली जो टारगेट है वो तो लीफ तक ही है, पर लीफ बनाने के लिए वो दो अलग पाथवे यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो डेवलपमेंट प्लास्टिसिटी का क्या मतलब हुआ कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर प्लांट दो डिफरेंट तरीके से या दो से ज़्यादा डिफरेंट तरीके की अगर पाथवे चूज़ करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। अब एक काम करना, प्लास्टिसिटी की जो डेफिनेशन है यहाँ पे 2 लाइन छोड़ना है ना, और एनसीईआरटी से लिख लेना कि प्लांट या तो अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर या फिर अलग अलग एज के अंदर अगर वो रेस्पॉन्ड करने के लिए दो डिफरेंट से ज़्यादा अगर पाथवे यूज़ करता है, दो डिफरेंट तरीके से अगर रेस्पॉन्ड करता है, या फिर हम तो बोलेंगे दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट तरीके के अगर पाथवे अगर चूज़ करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। कोई परेशानी? ठीक है, तो मुबारक हो, ये हमारा आज का टॉपिक कौन सा हो गया, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम सीधा शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, प्लांट हार्मोन्स के ऊपर। और आज हम लोग शुरू करेंगे पहला हार्मोन कौन सा, ऑक्सीन। अच्छा सुन, एनसीईआरटी के अंदर सारी चीज़ें मिक्स की हुई है, बट मतलब पहले सबकी डिस्कवरी एक साथ बता दी, फिर सबकी फिजियोलॉजी एक साथ बता दी, फिर सबका केमिकल स्ट्रक्चर भी सबका एक साथ, पर मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगी। जब हम ऑक्सीजन पढ़ेंगे तो पहले ऑक्सीजन का केमिकल नेचर क्या होता है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी की क्या, और फिर ऑक्सीजन का काम क्या होता है, तो ऐसे सबका हम इंडिविजुअली एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, कोई परेशानी इसमें, लिखो।